हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चुपके से याद कर लो क्योंकि इस साल ये टॉपिक फंसने वाला है पेपर में। चैप्टर 10 है तरंग प्रकाश की। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो करें फिर शुरू। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। चलो साहब मैं शुरू कर रहा हूं सर। हाइगेंस के लाइन पे बेटे फोकस करना ठीक से जरा। हाइगेंस बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, बड़े मजबूत टिकाऊ साइंटिस्ट थे ये। हाइगेंस की जिसने हम सब लोगों को परेशान करके रख दिया। हाइगेंस की द्वितीयक, आप के भी लिख सकते हो, हाइगेंस के कर सकते हो। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं, ओके। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, सिद्धांत के आधार पर सर क्या आंधी तूफान लाने वाले हो आज। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। लो साहब ये छोटा सा हेडिंग है, परावर्तन की व्याख्या। अब जरा आप मुझे बेटे ये बताओ कि किस किसने परावर्तन के नियम याद नहीं है, मतलब किस किस को परावर्तन के नियम याद नहीं है। देखो दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये प्रथम नियम है। और आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये द्वितीय नियम है। और यही दोनों नियम हमें हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर निकालने हैं। और इसी के लिए हम इतनी मारामारी करेंगे। कितनी मारामारी? ओ साहब बहुत ज्यादा मारामारी। देखो फिर ध्यान से। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तोड़ देंगे इसे परावर्तन को। देखो सबसे पहले भैया मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। और चित्र बन गया तो उसकी थ्योरी अपने आप लिख देनी है। बस यही ट्रिक है फिजिक्स को याद करने की। और यही ट्रिक अपनाओ यार, बड़े अच्छे नंबर से पास हो गया आप लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चित्र बड़ा जरूरी है, बिना चित्र के तो भैया फिजिक्स अधूरी है। जिस तरह से, चलो छोड़ो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम। यह है मेरे पास जेड डैश, ठीक है, एक अपवर्तक यानी ये एक परावर्तक पृष्ठ है। जेड डैश क्या है बेटे? एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है साहब। चलो परावर्तक पृष्ठ हमने ले लिया, तो मान लो, देखो माना जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है साहब। चलो मैंने यहां मान लिया कि सर माना जेड डैश, ओके, माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, ओके। अब यार ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अबे परावर्तक से तो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश आए, प्रकाश यहां से आए, टकरा के फिर निकल लिए इधर को। जिस कोण पे आए उसी कोण पे निकल लिए बेटा, जैसा आगा वैसा जागा, वो होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। चलो साहब मान लिया मैंने भी, माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र, लाइन पे ध्यान देना, जिस पर एक समतल तरंगाग्र कुछ इस टाइप से ये आए। देखो ये है मेरे पास समतल तरंगाग्र है, कुछ इस टाइप से ये बेटा, ये है मेरे पास एक समतल तरंगाग्र है ना। ये इस साइड से आ रहा है, ये आया, देखो हमारा ऐसे ही आएगा, ऊपर से आएगा थोड़ा सा, और ये सीधे यहाँ आकर मिलेगा, ठीक है। ये किरण आ रही है मेरे पास, तो ये एक समतल तरंगाग्र है। नाम दे दो बेटा इसका ए और बी। ए बी क्या है? एक समतल तरंगाग्र, ठीक है। ध्यान देना, माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र, क्या नाम है? ए बी, जिस पर एक समतल तरंगाग्र, ओके, जिस पर एक समतल तरंगाग्र, ठीक है साहब। चलो जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, तिरछी आंखों वाला, तिरछा मतलब टेढ़ा, ठीक है भाई, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, ठीक है सर। आपने बता दिया, हमने मान लिया। अरे मान के लिया यार, दिख रहा बिल्कुल साफ साफ। देखो पूरी की पूरी लैंग्वेज मैं इस चित्र से बनाऊंगा, कोई थ्योरी मैं बाहर से लाने वाला नहीं हूँ कि मैं अपनी जेब में से उठाकर थ्योरी डाल दूं, नहीं, ऐसा नहीं करने वाला हूँ। सब पूरी की पूरी लैंग्वेज इसी चित्र से बनाएंगे आज। समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। देखो फिर हो गया, ठीक है, हो गया भैया, हो गया। चाल कितनी है इसकी? क्योंकि प्रकाश पार तो पहुंचा नहीं है, टकरा के वापस जाएगा। चाल कितनी होगी इसकी? चाल मेरे पास भी है। इसकी चाल कितनी है? भी है। इसकी चाल भी फॉर वेलोसिटी, चाल कितनी है मेरे पास? भी है, ठीक है।
और बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में, बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है। ध्यान देना, बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में स्मॉल टी टाइम लगता है। ठीक है साहब, चलो बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में, ए डैश तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है, स्मॉल टी समय लगता है। जिंदी थ्योरी है, बिल्कुल जिंदी, ऐसी थ्योरी है बिल्कुल इजी, पर है जिंदी थ्योरी। ठीक है, बी लगता, बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाएगा, ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराता जाएगा। अब हाइगेंस आकर इसमें उंगली कर देते हैं। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाएगा, ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराता हुआ जाएगा। भाई ए व ए डैश के बीच जितने भी बिंदु होंगे वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे नई तरंगें बाहर निकलेंगी। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। यानी कि ए व ए डैश के बीच जितने भी बिंदु हैं वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे नई तरंगें निकलेंगी। थोड़ा सा चित्र बना दूं मैं इसको, थोड़ा सा फिगर, ए ए ए ए समांतर समांतर, ए योगा, टकराने के बाद योगा भैया, फिर ये टकराने के बाद ये भी चल पड़े इधर को। पर तरीका होता है, ध्यान देना, ये दोनों लाइनें समांतर होनी चाहिए आपकी, ये दोनों लाइनें समांतर। अभिलंब खींच दो, लो साहब मैंने अभिलंब खींच दिया, इसका ये मैंने अभिलंब खींच दिया। दिस वन इज आपतन कोण आई, दिस वन इज अपवर्तन कोण हमारा कितना होगा, आर होगा। पता होना चाहिए कि आपतित किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है मेरे पास, परावर्तन कोण होता है। ऐसी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कितना होता है मेरे पास, आपतन कोण आई होता है। बन गया खुश। अरे आप भी खुश, हम भी खुश। आप देखो जरा आगे क्या होने वाला है। बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है। अब जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी, अभी चित्र पूरा नहीं हुआ, बनाना किसी को नहीं है, जब तक मैं नहीं हूं तब तक नहीं बनाना किसी को भी। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी क्या होता है बेटे, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ए व ए डैश के बीच, ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराता जाता है, सभी बिंदुओं से। ठीक है साहब, सभी बिंदुओं से टकराता जाता है। आओ भैया, कौन इसकी टक्कर का, टकराता जाता है। ठीक है, ये भी अटल है भैया कि चलूंगा तो सब कुछ तोड़ते फोड़ते चलूंगा। तरंगाग्र ए भी आगे बढ़ता है तो ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराता जाता है। हाइगेंस के अनुसार आ गई भैया, हाइगेंस आ गए। हाइगेंस के अनुसार, अब ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लो थोड़ी बहुत यार। हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार सबसे पहले, यानी कि हाइगेंस के अनुसार ए व ए डैश के बीच स्थित सभी बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे नई तरंगें निकलती हैं। इतना बड़ा हो रहा, हम सबको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये लैंग्वेज मत छोड़ देंगे, हम लिखेंगे हाइगेंस के अनुसार सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, या मैं लिख दे रहा हूं हाइगेंस के अनुसार। ठीक है, ए व ए डैश के बीच सभी बिंदु, के बीच सभी बिंदु, ठीक है, बिंदु एक नए भैया एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। ध्यान देना, सबसे पहले बिंदु ए से क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। चलो साहब हम भी निकाल देंगे, तरंगिकाओं को इस टाइप से। देखो ये गई, सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। ठीक है, अब देखो जितने समय में बिंदु बी ए डैश तक पहुंचता है, उतने समय में द्वितीय तरंगिकाएं इस बिंदु ए से निकल के, जितने समय में बिंदु बी ए डैश तक पहुंचता है उतने समय में द्वितीय तरंगिकाएं इस बिंदु ए से निकल के ये जा रही हैं छम छम करती हुई। देखो जितने समय में बिंदु बी यानी कि ए डैश तक पहुंचता है उतने समय में द्वितीय तरंगिकाएं बिंदु ए से निकलकर कहां पहुंच जाती हैं, बी डैश तक पहुंच जाती हैं। कहां पहुंच जाती हैं बेटे, बी डैश तक पहुंच जाती हैं। ये बी डैश तक पहुंच जाती हैं। लो साहब पहुंच गई, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी चाल समान है,
टाइम समान है, चाल भी समान है, टाइम भी समान है, तो दूरी कैसी होगी, समान होगी। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास वी ए डैश होगा, जो मेरे पास बेटे वी ए डैश होगा, वो वी ए डैश मेरे पास कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना, वो हो जाएगा बेटे वी टी, ये भी वी टी होगा और ये भी क्या होगा मेरे पास वी टी होगा। लेकिन मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि भैया इसका हमारे पास रहने दे काम, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ चित्र में से क्योंकि चित्र में बड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, ऐसे रहने दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मेरे पास भीटी है और बेटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मेरे पास भीटी है, क्योंकि पता मैं चाल बराबर दूरी बटा समय, लास्ट लेक्चर में मैंने कवर करवाया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, हाँ सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, प्रूफ क्या करना चाह रहे हो यार कि दूरी बटा टाइम है। तो चाल मेरे पास भी है, दूरी निकालनी है, मेरे पास समय कितना है टी है, भाग वाला गुणा में आ जाएगा, तो दूरी बराबर कितना गया मेरे पास भीटी आ गया। भैया भीटी आ गई तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी भीटी होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी भीटी होगी। चलो साहब बी ए डैश और ए बी डैश ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों बराबर होंगे, भी टी आ गया, इतना हो गया मेरे पास, बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर भी टी। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, बड़ी खतरनाक एंट्री होने वाली है किसी चीज की, और वो एंट्री क्या है, वो एंट्री होने वाली है भैया, जरा ध्यान देना, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे, प्रकार में बी ए डैश त्रिज्या भरेंगे, यानी कि प्रकार में वी ए डैश दूरी भरेंगे, और भैया केंद्र ए को मानकर यानी कि बिंदु ए को केंद्र मानकर और एक चाप कुछ इस टाइप से हम खींच देंगे। चाप तो खींचना आती होगा ना, ये भी ना खींचना आता है भैया, कि भैया प्रकार में आपको बी ए डैश दूरी भर लेनी है, बिंदु ए को मानना है केंद्र और एक चाप आपको खींच देना है। इस चाप पर आपको एक स्पर्श रेखा खींच देनी है, ए डैश और बी डैश। अब हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश एक परावर्तित तरंगाग्र होगा। लिखवा दूं, चलो मैं लिखवा रहा हूं, लिखवा कर रहा हूं इसमें, अरे बतेरे इंटेलिजेंट हो, खुद लिख लोगे, लिख लोगे है थोड़ा बहुत दम ना, चलो यार मैं लिखवाऊँ फिर। बिंदु ए है, तरंगाएं निकलती हैं, बी ए डैश इतना हो गया, ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, लाइन पे फोर्स करें बेटा, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर बी ए डैश त्रिज्या का, बी ए डैश त्रिज्या का, ठीक है साहब, त्रिज्या का एक चाप, ठीक है, ए बी डैश खींचते हैं, वी ए डैश त्रिज्या का एक चाप ए बी डैश खींचते हैं, ए बी डैश खींचते हैं, ठीक है, जो हाँ एक चाप खींचते हैं, खींच दिया साहब आपने, जिस पर एक स्पर्श रेखा, जिस पर एक स्पर्श रेखा, क्या नाम है इस स्पर्श रेखा का, जिस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश, ओ माय गॉड, जिस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश, बिल्कुल राइट है, ए डैश बी डैश खींचते हैं, ए डैश बी डैश खींचते हैं। अब हाइगेंस की एंट्री हो जाती है भैया, हाइगेंस आके कहते हैं कि हम भी हैं, हाइगेंस के अनुसार, सारी कहानी तो यार हाइगेंस की इसमें, हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार क्या है कि हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश एक परावर्तित तरंगाग्र होगा। मैं इसको एरेज कर दूं, चलो साहब इसको मैं एरेज कर रहा हूं, ठीक है साहब, चलो देखो ध्यान से जरा बोर्ड पे, इधर लिखवा दे रहा हूं मैं कि हाइगेंस के अनुसार ए डैश यानी कि हाइगेंस के अनुसार, मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, आ जाएगा घबराओ मत, हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश क्या होगा बेटे, एक परावर्तित तरंगाग्र होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। ओके सर, हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश क्या होगा, एक परावर्तित तरंगाग्र होगा, ठीक है, ये सारी कहानी थी। अब बहुत लंबा कंसेप्ट, इतना ही बहुत है, और एक बहुत लंबी थ्योरी आती है कि भाई अब ए और ए डैश से जितनी भी तरंगें निकलेंगी, आप ऐसे लिख सकते हो कि बिंदु यानी कि ए व ए डैश के बीच स्थित बिंदु से जितनी तरंगें निकलती हैं वो सब की सब एक साथ ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी। हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश क्या होगा, एक परावर्तित तरंगाग्र होगा। इतनी लंबी कथा लिखने की क्या जरूरत है, जब हमें शॉर्टकट पता है तो हम लॉन्ग कट पे क्यों जाएं भैया। जो काम हम 1 महीने में कर सकते हैं उसको हम 1 साल में क्यों करें, बताओ जरा। जो चीज़ हम 2 महीने में पढ़ सकते हैं उसका पूरा साल भर क्यों पढ़ें। अरे नहीं यार, पढ़नी पड़ेगी आपको, आपके माइंड के अकॉर्डिंग है, क्षमता होनी चाहिए माइंड में। देखो ध्यान से, तो ए डैश बी डैश क्या होगा, एक परावर्तित तरंगाग्र होगा, ठीक है, समझ में आया कुछ, इतना हमारा क्लियर हो गया ये वाला। तो ये थ्योरी क्लियर हो गई। अब बस हमें प्रूफ करने हैं परावर्तन के नियम, दोनों के दोनों नियम हमें प्रूफ करने हैं। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, चित्र मेरे पास इरेज नहीं होगा। एक चीज बता दूं तुम्हें मैं, ये वाला जो एंगल होगा मेरे पास वो बेटे आई होगा, और जो ये वाला एंगल होगा मेरे पास वो कितना होगा, मेरे पास आर हो जाएगा। चित्र बिल्कुल कंप्लीट हो गया, चित्र बना सके बढ़िया करके, चित्र बनाओ से करके, और ये थ्योरी भी आप लिखो, इस चीज को भी, सिंपल सा चित्र है मेरे पास, है ना। चलो फिर कर दो मैं इसको, रोज स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, क्योंकि मुझे इरेज करने के बाद भैया प्रूफ करने हैं नियम,
ठीक है। चलो साहब लो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है साहब, ए डैश बी डैश एक अपरावर्तित तरंगाग्र हो गया हमारा। अब क्या होगा, कैसे होगा है भाई, अब क्या होगा और कैसे होगा? अरे हम हैं तो यार, हम करवाएंगे, डर क्यों रहे हो? देखो जरा, त्रिभुज पकड़ लो, ए बी ए डैश में, लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये कोण 90 का है और ये वाला कोण भी कितने का है? 90 का। तो त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा आज, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक। त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में सर्वांग सम जानते हो। देखो अगर दो त्रिभुज आपको सर्वांग सम प्रूव करने हैं तो सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हमें कोई भी 3 चीजें बराबर करनी होती हैं। अगर दो त्रिभुजों की कोई भी 3 चीजें बराबर हो गई तो हम उसको सर्वांग सम प्रूव कर देते हैं, यानी कि सभी जगह समान प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम टू सेम होते हैं। चलो साहब मैं करवाऊँ थोड़ा जरा, ले लिया मैंने। तो देखो एंगल ए बी ए डैश, ठीक है, एंगल ए बी ए डैश बराबर एंगल ए बी डैश ए डैश बराबर एंगल ए बी डैश ए डैश कितने के हैं? 90 डिग्री। बेटे समकोण है, ये ले सकते हो आपको, 90 डिग्री के बराबर है। जगह नहीं है, मैंने लिख दिया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख देना 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों समकोण हैं। ठीक है साहब। अब एक चीज और देखो, हम बता चुके हैं आपको कि बी ए डैश और ए बी डैश ये दोनों बराबर हैं, यानी कि बी ए डैश, ठीक है बेटे, बी ए डैश बराबर ए बी डैश, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये VT के बराबर है, दोनों के दोनों VT के बराबर है मेरे दोस्त, ये क्या है? VT के बराबर है। ठीक है। और त्रिभुज देखो, दोनों त्रिभुजों में एक चीज कॉमन है, और एक चीज कॉमन है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है हमें, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि सर 2 चीजें तो आपने बराबर कर दी, बची एक चीज, अगर वो चीज हमने बराबर कर दी तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? हमारे समरूप हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम प्रूफ हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो भैया ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। चलो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये देख रहा है, ये धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ये ए डैश है ना। तो ये जो ए डैश है ये दोनों त्रिभुजों में है, ए डैश दोनों त्रिभुजों में बोलते हैं ओवेनिष्ठ। क्या बोलते हैं बेटे इसको? ये दोनों त्रिभुजों में ओवेनिष्ठ है। अब 3 चीजें बराबर हो गई और भैया त्रिभुज जो है मेरे पास ए बी ए डैश सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम का सिंबल होता है ये वाला, लगभग बराबर। ठीक है बेटे, त्रिभुज ए बी ए डैश बराबर त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे पास? सर्वांग सम प्रूफ हो गए। जब दोनों त्रिभुज प्रूफ हो गए हमारे सर्वांग सम, तो एंगल ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, यानी कि एंगल जब सर्वांग सम प्रूफ हो जाते हैं तो सब कोण सब भुजाएं लगभग क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल बी ए डैश, बी ए डैश बराबर एंगल बी डैश ए बराबर एंगल बी डैश ए, ठीक है, बराबर एंगल बी डैश ए, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास एंगल आई होगा वो एंगल किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। ठीक है। यहां क्या है कि आपतन कोण किसके बराबर है? लाइन पे फोकस करें बेटे, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण किसके बराबर है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। सर क्या कह रहे हो? ये दोनों बराबर हैं और ये क्या है मेरे पास? ये है परावर्तन का नियम है। ये परावर्तन का कौन सा नियम है बेटे? ये परावर्तन का द्वितीय नियम है। क्या बात है सर, ये परावर्तन का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। ठीक है भाई, ये परावर्तन का द्वितीयक, हटाओ द्वितीय लिखो, द्वितीय नियम है, ये परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो सर पहला नियम क्या है फिर मेरे पास? पहला नियम भी तो कुछ ना कुछ होगा। पहला नियम होता है आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये किसका नियम है? ये परावर्तन का प्रथम नियम है ना। तो मैं इस नियम को मैं लिख दे रहा हूं, आपतितकरण, आप खुद भी लिख सकते हो चीज को तो यार, आपतितकरण, ठीक है साहब, कोमा परावर्तितकरण, ठीक है साहब, आपतितकरण कोमा परावर्तितकरण तथा अभिलंब क्या होते हैं बेटे? तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान देना, आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है? यह है
परावर्तन का प्रथम नियम है, ये परावर्तन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। ठीक है, तो मेरे पास दोनों के दोनों फाइनल हो गए नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यह परावर्तन का द्वितीय नियम है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। कितना इजली तरीके से प्रूफ करा मैंने, देखो इसको विद चित्र बनाया, चित्र के साथ उसकी थ्योरी लिखी। देखो कोई भी लैंग्वेज फिजिक्स के अंदर कोई आप डेरिवेशन सोल्व पढ़ते हो तो कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है जो चित्र से ना बने। चित्र मैन होता है, चित्र क्या होता है, मैन होता है। अगर आपने चित्र बना दिया ना तो उसकी आप थ्योरी लिख सकते हो। देखो मैंने सबके सब, मेरे कौन सी थ्योरी याद है, मुझे चित्र बताता है, सारी की सारी थ्योरी मुझे बताता है, चित्र बताता है ऐसे लिखो तो मैं वैसे लिखता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैंने चित्र बनाया वैसे वैसे मैंने उसकी थ्योरी लिखी है। अगर चित्र के अलावा हटके मैंने कुछ और थ्योरी लिखी है तो मुझे बताओ भाई कि यार ये थ्योरी बाहर से लिखी है। सबका सब चित्र ने बताया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है यार, ये पेपर में पक्का फंसेगा, मुझे फुल चांस लग रहे हैं इसके आने के, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।